आपको सबसे पहले हम जानकारी देंगे रांची विधानसभा सीट की ग्राफिक्स के जरिए कि यहां का समीकरण क्या है, 2019 में किन समीकरणों के आधार पर, किन रणनीतियों के आधार पर यहां पर चुनाव संपन्न हुए थे। रांची में देखिए सीपी सिंह वर्सेस महुआ माझी है। रांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी है सीपी सिंह, लगातार पार्टी इन पर भरोसा जताती नजर आई है और जेएमएम ने महुआ माझी को चुनाव मैदान में उतारा है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है, ठीक 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह। रांची विशेष की बात करें तो इस विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होने हैं और जैसा कि हम सभी को पता है कि 2 चरणों में झारखंड में चुनाव संपन्न होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 23 नवंबर को परिणाम जब स्पष्ट होगा तो ये चीजें समझ पर आ पाएंगी कि किन मुद्दों के आधार पर जनता ने वोट किया और जनता की पहली पसंद कौन है और जनता किसे रांची विधानसभा सीट के लिए अपना विधायक चुनती है। चुनावी मैदान में देखिए लगातार प्रत्याशी अपना पसीना बहा रहे हैं। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कुल 3,78,000 ज्यादा मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या बात करें तो 1,91,000 यहां पर पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,86,000 यहां पर महिला मतदाता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स हर चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इस बार भी देखिए 10,000 एक ऐसे वोट जो होंगे, वर्ग होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे और उनके मुद्दे भी सामने होंगे। इस बार हमने देखा है 2024 के चुनाव में किस तरीके से यहां पर रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने ये देखा कि जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा लीक होती है उस वक्त भी जो बेरोजगार युवा थे, जो आक्रोशित युवा थे, उन लोगों में गजब का एक आक्रोश देखने को मिला था और उस वक्त भी परीक्षा रद्द करने और वापस परीक्षा लेने की मांग की गई थी। और आप इन पूरे 5 सालों को देखिए तो कई मुद्दे निकलकर सामने आए। एक तरफ जहां आईएनडीआई ये लगातार कहती नजर आए कि उनका 2 साल कोविड काल के कारण बर्बाद हुआ, वहीं 3 साल में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कुछ काम किए और बाकी टाइम ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और उन्हें परेशान करने की, उन्हें अस्थिर करने की कोशिश की गई और बचे वक्त पर उनके मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। तो ये आरोप आईएनडीआई की तरफ से हमेशा से लगता नजर आया है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को लेकर हमेशा से आगे रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, विधानसभा क्षेत्रवार भी जनता अपने मतों का प्रयोग जरूर करती नजर आएगी। एक बार आपको अब हम हटिया विधानसभा क्षेत्र का हाल बताते हैं और वहां की रणनीति समझने की कोशिश करते हैं। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2,61,000 यहां पर पुरुष मतदाता है। महिला संख्या यहां पर ज्यादा है, 2,61,000 से ज्यादा यहां पर महिला जो है मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,61,000 से ज्यादा यहां पर है। तो हटिया विधानसभा सीट के लिए देखिए 2,63,077 महिला मतदाताओं की संख्या है, यानी कि हटिया सीट पर निर्णायक भूमिका में आधी आबादी रहेगी। आधी आबादी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए इस बार के चुनाव में हमने ये भी जरूर देखा है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश इस पूरे चुनाव के दौरान हुई है। पहली बार वोट करने वालों की संख्या भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हटिया सीट पर नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव में आमना सामना है। हटिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं नवीन जायसवाल। सरायकेला विधानसभा का भी एक बार रण समझते हैं और वहां के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां कितने मतदाता और कौन वहां पर निर्णायक भूमिका में है। सरायकेला विधानसभा में कुल 3,69,195 मतदाता जो है वहां पर है। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,83,420 यहां पर मतदाता है। महिला मतदाताओं की संख्या बात करें तो 1,85,770 यहां पर मतदाता है। तो सरायकेला सीट पर निर्णायक भूमिका में यहां भी आधी आबादी नजर आ पा रही है। सरायकेला सीट पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और गणेश महली की टक्कर है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। सरायकेला सीट से बीजेपी प्रत्याशी है चंपाई सोरेन। देखिए अब तक के चुनाव में हमने देखते ये जरूर आया है कि जेएमएम का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए चंपाई सोरेन, लेकिन इस बार झंडा अलग है, एजेंडा अलग है और पार्टी भी अलग है। सरायकेला विशेष की बात करें तो यहां भी 13 नवंबर को मतदान होना है।
2019 में चंपई सोरेन की यहां से जीत हुई थी, लेकिन बतौर उस वक्त वे जेएमएम प्रत्याशी थे और उसका नतीजा भी हमने देखा। कुछ महीनों के लिए ही सही उन्हें मुख्यमंत्री पद जरूर मिला था और उसके बाद जो समीकरण बना ये हम सभी देख रहे थे और अब वे बीजेपी के साथ है। बीजेपी पार्टी को मजबूती देने का काम चंपई सोरेन की तरफ से है और इतना ही नहीं, उन्होंने इस चीज का हमेशा से ये दावा किया है कि इस बार कोल्हान संथाल में बीजेपी की जीत होगी। सरायकेला सीट के बाद जमशेदपुर पूर्वी सीट के समीकरण को समझते हैं। यहां किसके किसके बीच सीधी टक्कर और यहां कितने मतदाता। 3,33,227 कुल मतदाता यहां पर है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,78,600 यहां पर मतदाता है और महिला मतदाताओं की संख्या यहां 1,64,000 महिला मतदाता है। जेंडर की बात करें तो यहां भी 96 मतदाता है और जमशेदपुर पूर्वी सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी हैं पूर्णिमा दास और इसके साथ ही कांग्रेस ने डॉक्टर अजय को मैदान में उतारा है। रघुवर दास की बहू है पूर्णिमा दास और जमशेदपुर पूर्वी में 13 नवंबर को यहां पर भी मतदान होने हैं। 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है। 2019 की बात करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय की जीत हुई थी। सरयू राय ने 73,945 वोटों से जीत हासिल की थी। रघुवर दास को उन्होंने हराया था, लगभग 60,000 का वोट अंतराल था और कांग्रेस के गौरव वल्लभ को भी उस वक्त लगभग 19,000 वोट मिले थे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में कुल 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,68,600, महिला मतदाताओं की संख्या 1,64,531, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या यहां पर 96। तो ये यहां पर मतदाताओं का समीकरण और जमशेदपुर पूर्वी सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन बिल्कुल आमने सामने हैं। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी हैं पूर्णिमा दास, जो कि पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू है और कांग्रेस ने डॉक्टर अजय को इस बार मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्वी की 13 नवंबर को यहां पर चुनाव संपन्न होने हैं। 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार थे सरयू राय, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। 73,945 वोट उनको मिले थे। 78,112 वोट बीजेपी को मिले थे और गौरव वल्लभ को, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्हें लगभग 19,000 वोट मिले थे। रामगढ़ के रण को समझते हैं और वहां के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां निर्णायक भूमिका में कौन सी आबादी है। पूरी तरीके से देखिए, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,80,885 यहां पर है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,377 यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या है। रामगढ़ में सुनीता चौधरी वर्सेस ममता देवी है, तो ये टक्कर सीधा आमने सामने है। रामगढ़ सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी और इंडी गठबंधन ने ममता देवी को चुनाव मैदान में इस बार उतारा है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने रामगढ़ के इस समीकरण को अगर आप समझ पाए तो। रामगढ़ विशेष की बात करें तो यहां इस विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं और जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता का जनादेश सर्वोपरि है और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और किसे रामगढ़ विधानसभा के लिए विधायक चुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए धनबाद का भी एक बार रण समझते हैं, क्योंकि धनबाद विधानसभा में कुल 4,16,434 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या यहां पर 2,27,434 है। महिला मतदाताओं की संख्या है यहां पर 1,00,000 लगभग 90,000 और ऐसे में धनबाद सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। धनबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी है राज सिन्हा, कांग्रेस ने अजय दुबे को मैदान में उतारा है। धनबाद में 20 नवंबर को मतदान होना है। 2019 विधानसभा चुनाव में परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा की जीत हुई थी। बीजेपी के राज सिन्हा को लगभग 1,20,773 वोट मिले थे। कांग्रेस के मन्नान मलिक को 90,144 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह को भी तकरीबन 3,000 वोट मिले थे।
खिजरी विधानसभा सीट के विशेष की बात कर लेते हैं और यहां समीकरण क्या कुछ बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, इस पर एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर। यहां पर कुल मतदाता 3,73,635 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,84,885 है। वहीं दूसरी तरफ महिला मतदाताओं की यहां पर संख्या लगभग 1,90,000 के आसपास यहां भी। और खिजरी में राजकुमार पाहन और राजेश कच्छप में सीधी टक्कर है। खिजरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजकुमार पाहन और कांग्रेस ने राजेश कच्छप को चुनाव में दोबारा से उतारा है। और ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने, खिजरी का दंगल ये हम समझ पा रहे हैं। खिजरी में भी 20 नवंबर को यहां पर मतदान होने हैं, तो चीजें स्पष्ट यहां भी है। 2019 की बात करें तो खिजरी से राजेश कच्छप की जीत हुई थी और लगभग 5500 वोट से राजकुमार पाहन की हार हुई थी। राजकुमार पाहन को 78,360 वोट मिले थे और राजेश कच्छप को 83,829 वोट मिले थे। इसी के साथ खिजरी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगातार हम आपको बता रहे हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या भी हमने आपको बताई, महिला मतदाताओं की संख्या भी यहां पर हमने आपको बताई। और यहां भी आप देखिए निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता है। लगभग 5,000 वोट का अंतराल यहां भी होगा महिला और पुरुष के भीतर, अगर समझे। हटिया के आप ग्राफिक्स के जरिए समझ पा रहे हैं। नवीन जायसवाल के सामने टक्कर चंपाई सोरेन के साथ गणेश महली है, जिनके साथ ये सीधी टक्कर होने वाली है। जीतू चरण राम कांके सीट से सुरेश बैठा को टक्कर दे रहे हैं। पूर्णिमा दास के साथ जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो डॉक्टर अजय उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। रांची विधानसभा में वापस से 2019 का वही समीकरण, सीपी सिंह और महुआ माझे आमने सामने। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन यानी कि चंपाई सोरेन के बेटे और रामदास सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी। हजारीबाग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से प्रदीप यादव के साथ मुन्ना सिंह और बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी के साथ समीर मोहंती जेएमएम से प्रत्याशी हैं। खिजरी विधानसभा के लिए हम लगातार आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा पा रहे हैं किसके किसके बीच सीधी टक्कर। डाल्टनगंज की बात कर लेते हैं, यहां भी आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए किसके बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जमशेदपुर पूर्वी से हमारे संवाददाता प्रभात सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और वहां के समीकरण को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभात, सबसे पहले तो ये देखिए कि 2019 और 2024 के चुनाव में क्या कुछ यहां पर अंतर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस 5 सालों के दौरान हमें देखने को मिले, जहां आईएनडीआई ये स्पष्ट हमेशा से करता रहा है प्रभात कि उनका 2 साल कोविड काल में बर्बाद हुआ। उसके बाद बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान किया, अलग अलग यहां पर भी बयान। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी कहा कि चुनाव के वक्त महिलाओं को साधने के लिए योजनाओं की शुरुआत। तो इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है प्रभात? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए जो पूर्वी विधानसभा जो सीट जो है वो अब धीरे धीरे हॉट होता चला जा रहा है, क्योंकि इसलिए कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में राज्यपाल रघुवर दास की बहू को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, पूर्णिमा दास साहू को। वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो डॉक्टर अजय जो यहाँ जमशेदपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं और वो इस बार पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ का समीकरण पिछले अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में के दौरान जो पूर्वी के जो विधायक हुआ करते थे वो वर्तमान में अभी एनडीए में चले गए हैं। जदयू से प्रत्याशी हैं पश्चिम विधानसभा में, जहाँ से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो 5 साल तक पूर्वी का प्रतिनिधित्व किया था सरजू राय ने, और अब उन्हें एनडीए के गठबंधन के तहत पश्चिम से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी का, चूंकि 5 साल में अगर हम बात करें सुस्मिता, तो पिछले 5 साल में जो पूर्वी की जनता का कहना है, चूंकि उस समय निर्दलीय उम्मीदवार थे सरजू राय, तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जो आज से 25 साल पहले तक, जो 25 साल तक लगभग रघुवर दास जी वहाँ इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करके रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, लेकिन अब काम नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो पूर्वी के विधायक जो निर्दलीय प्रत्याशी थे सरजू राय, उनका कहना है कि उन्होंने काम किया, काम दिखता भी है। लेकिन अब हम बातें हैं इंडिया गठबंधन पर, तो इंडिया गठबंधन से जो डॉक्टर अजय है, उनका कहना है कि पूर्वी विधानसभा में जो एक बड़ा मुद्दा उन्हें उठाया है कि मालिकाना हक, लेकिन मालिकाना हक किसी के हक में नहीं, चूंकि जब तक वो न्यायालय में नहीं जाएगा तब तक मालिकाना हक नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि मालिकाना हक पर जनता जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना जिताते रही है। लेकिन
मुद्दे कई हैं सुस्मिता, और सभी जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क की बात करें, क्योंकि ये जमशेदपुर का जो लोकसभा का क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है वो टाटा स्टील के द्वारा संचालित की जाती है। जो टाटा कमांड्स एरिया है, चाहे वो सांची, बिष्टुपुर, बर्मा माइंस, टेल्को या फिर गोलमुरी या अन्य क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा जो सरकार के अधीन आता है। प्रभात, बेशक देखिए आपकी उम्मीदवारों से भी बातचीत हुई होगी, जमशेदपुर पूर्वी के पूर्णिमा दास से भी आपके बातचीत हुई होगी, चुनावी मैदान में उतर रही हैं, किस तरीके से जनता को देख पा रही हैं, यहाँ के विषयों को देख पा रही हैं और चुनाव को देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा दास से लगातार हमारी पदयात्रा के दौरान बात होती रही है, तो उन्होंने साफ एक तौर पर कहा है कि भाई महिलाओं को सम्मान मिला है, महिला सशक्तिकरण को देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ावा देने के लिए एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। तो उनका साफ कहना है कि मैं तो लोगों के बीच जा रहा हूं, हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं कि हमें महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना और एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वोट मांग रही है अपने पक्ष में, चूंकि उनके जो ससुर है वो पिछले 25 साल अगर हम बात करें 5 से 6 बार वो विधायक रह चुके, उनके काम के आधार पर वो वोट मांग रही है और लोगों का कुछ समर्थन भी मिल रहा है। अगर वहीं हम बात करें डॉक्टर अजय की, जो कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो डॉक्टर अजय का कहना है कि पिछले 5 वर्ष में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके द्वारा उस तरीके से काम नहीं किया गया है जो काम होना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दे उठा रहे हैं। चलिए प्रभात, अलग अलग दावे वादे इस चुनाव में हमें देखने को मिलेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कैसे मिलेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। प्रभात, आपसे वापस से जुड़ेंगे, फिलहाल आप कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा। प्रभात, हम आगे बढ़ते हैं और बोकारो से हमारे संवाददाता सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, बोकारो का समीकरण क्या कुछ कहता है? 2019 का विधानसभा चुनाव हमने देखा, 2024 का ये समीकरण कितना बदलाव और जनता का मिजाज क्या है इस वक्त? देखिए, जनता का मिजाज तो कहना अभी काफी जल्दी होगा, लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो काम अपना गिनाने में लगे हुए चुनाव आता है, लेकिन अगर हम बात करें दोनों प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन बोकारो में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो विस्थापन की समस्या है। यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अगर गांव देहात की हम बात करें तो बिजली पानी की समस्या लगातार रहती है, और जैसे ही गर्मी आता है यहाँ पर बिजली की कटौती होने से लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरफ विरंची नारायण एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, पुल, पुड़िया, सड़क की बात कर रहे हैं कि उन्होंने यह काम किया है तो जनता उन्हें मतदान करेगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब इनकी सरकार राज्य और केंद्र में थी तब इन्हें यहाँ के विस्थापन नीति पे सुधार लाना चाहिए था। जो 19 गांव पंचायत के हैं उन्हें यहाँ के लोगों को पंचायत का दर्जा दिलाना चाहिए था, पंचायत की समस्याओं का यहाँ पर समाधान करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात अगर हम चास की हम कर ले तो चास में जो स्थिति ऐसी है कि अगर आप चले जाइएगा तो जाम इतना होता है कि कहना ही नहीं है। जाम के वजह से लोगों का चंद मिनटों का काम घंटों में होता है, इसके लिए भी कोई देखने वाला नहीं है। लोग लगातार जो यहाँ के व्यवसाय संघ के लोग हैं ट्रांसपोर्टर की लगाने की व्यवस्था करने की बात करते हैं, लेकिन वह भी व्यवस्था इनका कहना है कि नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो जनता है समय आने पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम बताएंगे कि क्या। सुरेंद्र, मुझे लगता है कि आपके पीछे कुछ लोग हैं, तो उनसे अगर बात संभव है तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश कर लीजिए। संभव है तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि चुनाव को वो किस मुद्दे के आधार पर देख पा रहे हैं और चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण। चुनाव में क्या देख पा रहे हैं? अभी तो चुनाव का देख रहे हैं, अभी कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, जैसा विकास तो हुआ है, एयरपोर्ट का कुछ नहीं हो सका अभी तक। क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलनी चाहिए थी? हाँ, खुलनी चाहिए। और क्या समस्या देख रहे हैं? कुछ है ऐसा? समस्या एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का अभी तक कुछ नहीं हो सका, चालू हो जाना चाहिए था अभी तक। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? क्या बोलेंगे, अभी घर से आए रहे। कुछ क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्या लगेगा बताइए, आपके क्षेत्र में कोई समस्या है? समस्या तो बहुत है। क्या जैसे? बहुत है, नाली नहीं है, गंदगी से भरा हुआ रहता है, बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और क्या बोलेंगे? क्या लग रहा है बदलाव के मूड में? बदलाव तो होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? गृहिणी है, गृहिणी होने के नाते क्या देख पा रही है? क्या देख पा रहे हैं?
क्या है, युवा लोग को नौकरी होना चाहिए और जो मतलब बहुत ऐसा चीज है कि जो युवा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगी? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें सुरेंद्र, अगर संभव हो तो थोड़ी रोशनी की तरफ ले जाइएगा। तस्वीरें आपकी स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संभव हो तो रोशनी हो आसपास तो उस तरफ भी जाइए और वहां पर भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। सुरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बताइए कि चुनाव को क्या देख रहे हैं चुनाव में आप? और इस बार तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हर बार अगर यदि वही चीज रहे तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन होना चाहिए। क्या कोई समस्या देख रहे हैं शहर में? क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया है? शहर में जो होने वाला था, लेकिन खास करके शहर में होना, तो शहर में जो बस गए हैं लोग, उन लोग तो खुद अपने आप में ही टैलेंट है। विकास तो होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। इतना सरकार घोषणा करती है उतना तो होता नहीं है, केवल चुनावी घोषणा होता है। क्या नहीं हुआ है आपके गांव में? हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारे लोगों को खास करके कहिएगा तो कि सबकी यहाँ कॉलोनी होना चाहिए। हर घर में लोगों का किया था, सर्वे करके होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में। दीपावली मनाने हैं, आप चुनाव देखने आए हैं। आप बताइए क्या देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, जो है मुद्दा अपना अपना, सबका अपना अपना मुद्दा है। किसी का रोजगार का मुद्दा है, किसी का रास्ता का मुद्दा है, तो किसी का मतलब सबका अलग अलग मुद्दा है। जिसका जो चल रहा है वो चल रहा है। क्या कमी देख पा रहे हैं? विकास हुआ है, नहीं हुआ? क्या होना चाहिए था जो नहीं देख पा रहे हैं? विकास देखिए, समस्या है यहाँ का बीएसएल का तो एरिया है, मगर यहाँ तो ठीक है, मगर गांव क्षेत्र में वहाँ लाइट का समस्या अभी भी बरकरार है। कितने घंटे बिजली मिलती है वहाँ? अभी भी समझ लिए कि अगर 24 घंटा में जोड़ा जाए तो 16 घंटा बिजली, वो भी अप डाउन है। पानी मिल रहा है टंकी से? टंकी से तो जो अभी कहीं कहीं लगा है जो सरकार का योजना तरफ से, मगर उसका लाभ नहीं है। आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे में तो विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। मूलभूत जो सुविधा है पानी का, बिजली का, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और हम लोग का सबसे बड़ा समस्या, हम लोग फुटपाथ दुकानदार हैं, तो यहाँ 10 साल हुआ या पहले भी जो भी विधायक रहे हैं, इसको अस्थायी करने के बारे में किसी ने पहल नहीं किया। ये सबसे बड़ा समस्या, अगर पहल हो जाता तो अच्छा होता। और क्या जहाँ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, बिजली पानी की नाली की क्या स्थिति है? देखिए, मैं तो रहता हूँ नगर निगम क्षेत्र में, तो निगम का स्थिति जब से नगर पालिका का चुनाव नहीं हो पाया है, बस से बदतर हो गया है। कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप जाके देखिए, कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, बिजली तार पोल का वही स्थिति है, सफाई का नदारत है, तो उसमें तो एकदम 0/0 है नगर निगम। अभी कुछ नगर निगम में 5 वर्ष चुनाव नहीं हुआ, उसका खामियाजा आप सभी भुगत रहे हैं। सब भुगत रहे हैं। 5 साल चुनाव नहीं होने के कारण उसका खामियाजा सब लोग भुगत रहे हैं। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अभी तो नया नया सांसद आया तो हमको बुलानी चाहिए, लेकिन बाकी बात जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ 50 नगर निगम क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। रोड और नाली बनाना से काम नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो समस्या का अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने से चास नगर निगम की जो जनता है वो काफी समस्याओं का इनके पास अंबार लगा हुआ है। नाली की अगर बात करें तो साफ सफाई की बात करें, बिजली पानी की बात करें तो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और कोई इनकी आवाज उठाने वाला भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो बोकारो की जनता है इस बार चुनाव में क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए कड़ा मुकाबला होगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभात का एक बार वापस से रुख कर लेते हैं और वहां से भी जमशेदपुर पूर्वी की हम बात कर रहे थे और वहां जो मौजूद लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रभात, वहां जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनकी राय जानने की कोशिश करिए कि जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाली है और जनता क्या कुछ कहती है इस बार के चुनाव को लेकर। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये चाय की दुकान है। निश्चित है कि चाय की दुकान में चुनाव का समय है और चुनाव के समय में मतदान को लेकर कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या मुद्दे होंगे, उसको लेकर चर्चा तो हो रही। देखिए भाई साहब चाय पी रहे। सर, पूर्वी विधानसभा का चुनाव मतदान होना है, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार इस क्षेत्र को लेकर? इस क्षेत्र को लेकर तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं हम लोग,
वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। नहीं ठीक है, क्या होगा नहीं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा बोलने का मतलब जो समस्याएं हैं क्या निवारण हुआ है पिछले 5 वर्षों में? समस्या कुछ निवारण हुआ है? समस्या तो ऐसा कुछ निवारण नहीं। ठीक है, निवारण कुछ नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र में सर बढ़िया, इस बार का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि सभी पार्टी के नेता पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं अपनी जीत के लिए, और भरोसा सभी पर है। लेकिन कहना यह है कि कौन कितना काम करेगा उस पर भरोसा करेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर उनका भी वही असर होगा जो आने वाला कल में जैसा बुरा असर होता है सबका, उनका भी वही असर होगा। इसलिए सभी नेता से अपने सिर्फ वोट के लिए जाके हाथ जोड़कर वोटिंग के लिए ना जाए, कर्म भी करें और काम भी करें, ताकि उनको आगे का अपना रास्ता बनाए रखें। और अच्छा ही होगा। किसी प्रमुख पार्टी का कोई पावर नहीं है कि वही जीतेगा। इस बार किसी भी व्यक्ति के ऊपर दिया जाएगा वोट, कोई पार्टी के ऊपर वोट नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति के ऊपर वोट दिया। क्या जो क्षेत्र की समस्या है उसका लगता है कि जो भी समस्या, मूलभूत समस्या, समाधान हुआ है? मूलभूत समस्याओं पर ही अगर कोई काम करेगा तभी वो, अगर टिप्पणी पे अगर लिखेगा कि मूलभूत जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है, जैसे कि बस्तियों का रास्ता वास्ता, नाली, घर जो तोड़ना, बचाना, उनका मालिकाना हक, ये सब सारे चीज़ जो मुद्दे हैं लोकल हम लोग का, वो परफेक्ट होना चाहिए काम, ताकि आगे का उन लोग का रास्ता बने रहे। उसी व्यक्ति पे ही हम लोग भरोसा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को ही चुनेंगे कि जो क्षेत्र का विकास काम करेगा, व्यक्ति विशेष पर पार्टी पे नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, जो काम कर रहा है, उसको हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं राय आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक अंकल भी है, इनसे भी जान लेता हूँ। चाय पिए हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। सर, चुनाव है इस क्षेत्र का, कैसे देखते हैं? थोड़ा कैमरे की तरफ में हो जाए। हमको नहीं बोल रहा है कुछ भी। जो मुद्दा है कुछ इस क्षेत्र में, विकास हुआ है? हुआ है सब। विकास हुआ है, चलिए ठीक है, विकास हुआ है बोल रहे हैं। आप लोग भी युवा है सर, थोड़ा जान ले आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बोलेंगे। आप बताना चाहेंगे सर कि पूर्वी का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होना है, क्या मुद्दा इस क्षेत्र में आपको लगता है कि मुद्दे हैं? हम यहाँ का नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए, क्योंकि आज दीपावली का पर्व भी है सुष्मिता, तो कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और दीपावली की खुशियां मनाने में लगे हुए हैं, इसलिए लोग जल्दी बोलना भी नहीं चाह रहे, आ रहे अपने काम करके निकल जा रहे हैं। और बाजार का स्थिति तो ऐसा है सुष्मिता कि आप बाजार से पार नहीं हो पाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो देखिए, पूर्वी क्षेत्र की जो बात कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोग की अपनी अपनी राय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया कि पार्टी विशेष पर का मुद्दा जो है वो तो है ही, साथ ही पार्टी विशेष पर वोट करने का उन्होंने खंडन किया कि पार्टी विशेष पे जो व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग मतदान करेंगे। निश्चित तौर पर पूर्वी का जो घमासान है वो दिनों दिन। और देखिए प्रभात, 2019 के अगर हम चुनाव को देखें तो उस वक्त निर्दलीय बतौर सरयू राय की जीत हुई थी, और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा से हम कहते नजर आए हैं। 2024 में भी कई ऐसे विधानसभा सीट जहां पर हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जमशेदपुर पूर्वी आप देखिए सीधी टक्कर है बीजेपी और INTIA के साथ। यहां जो समीकरण अब तक बनता नजर आ पाया, जनता के मुद्दे हम समझ पा रहे, कई जनता को अब जागरूक होने की जरूरत भी है, क्योंकि इनके वोट के आधार पर ही आगे आने वाला समय में काम हो पाएगा। प्रभात, बिल्कुल, देखिए पिछली बार जिस तरीके से निर्दलीय को पूर्वी की जनता ने अपना विधायक चुना था, और निर्दलीय के विधायक कौन थे जो 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो NDA के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम से विधायक हुआ करते थे और मंत्री भी हुए थे, वो बगावत करके पूर्वी से चुनाव लड़े थे। तो और पूर्वी की जनता ने उन्हें अपना मत देकर उन्हें विधायक बनाया था। लेकिन इस बार का समीकरण पूरी तरीके से अगर हम कहें तो बदला हुआ है। यहाँ पे सीधी NDA और इंडिया के बीच में टक्कर है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, जैसे शिवशंकर सिंह हो गए या फिर राजकुमार सिंह, इन लोगों ने इस क्षेत्र में पूर्व में कार्य किया है, तो वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सीधी टक्कर
भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है डॉक्टर अजय के बीच में होगा। जो पूर्वी की हमने बात कर रहे थे, जो पूर्वी का जो क्षेत्र है, जो गैर टिस्को क्षेत्र है, वहाँ पे जो रोड, नाली, बिजली, पानी, इन सुविधाओं को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं बातें होती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वो तो टाटा स्टील देखता है। बिल्कुल प्रभात, देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जब आपने जिक्र करा है तो इस पर भी हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे अलग हो जाते हैं। शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं अलग और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो अलग। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो विधानसभा से जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप दर्शकों के साथ जाइए और वहां से उनके साथ उनकी राय जानने की कोशिश करिएगा। अब आप आपको दिखाते हैं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मिजाज और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां उन लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे। मनोज, बातचीत बहुत हुई है कि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है और किस तरीके से इस बार फेरबदल हुआ है और मजबूती बीजेपी को देने के लिए किस तरीके से एक बड़ा चेहरा जेएमएम से बीजेपी में जरूर शामिल हुआ है, लेकिन जनता क्या इस चीज को समझ पा रही है? जनता क्या राजनीतिक समीकरण के साथ साथ आम मुद्दों को समझ पा रही है? उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में जिस कद्दावर नेता को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद्दावर नेता थे और 40 साल का एक पुराना अनुभव और आंदोलनकारी भी रहे, वो अगर बीजेपी में आया है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं परिवर्तन कोल्हान में दिख रहा है। रही बात कि जनता का क्या, क्योंकि जनता उस व्यक्ति को सिर्फ जानता है जो व्यक्ति बीजेपी में आया है। 2014 में जब एक बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी का पूरे देश में बूम पे था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को, सरायकेला सीट को नहीं जीत पाया, क्योंकि वो व्यक्ति था चंपाई सोरेन, और चंपाई सोरेन एक कद्दावर लीडर माने जाते हैं। उनके अपनी पकड़ है जनता में। हमारे साथ लोग हैं, सीधे आम लोगों से भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत कुछ साफ हो पाएगा। थोड़ा इधर आइए। इस बार चंपाई सोरेन बीजेपी से है और यहाँ गणेश महाली है। साथ साथ चंपाई सोरेन के आने से कितना फायदा मिलेगा? अभी तो पूजा के समय है, वैसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। क्या सिचुएशन है, क्या ये है? इलेक्शन तो बहुत पहले करा दिया जा रहा है, कम से कम इसको टाइमिंग में कराने से थोड़ा पता चल जाता है। ठीक है, अब तो वो चुनाव आयोग का काम है, लेकिन अब मान गए कि अब चुनाव सामने है, ऐसे में चंपाई सोरेन कैसा लीडर है? नहीं, देखा जाए तो वो तो पहले जेएमएम से ही थे और अभी बीजेपी में आए हैं, तो समय और थोड़ा सिचुएशन को देख के जैसे जैसे इलेक्शन का सामने आए उसके बाद ही कुछ पता है। देखिए, जनता अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जनता समझ रही है कि जो व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी 2014 में उसको शिकस्त नहीं दे पाया, क्योंकि उसका अपना वोट है और वो व्यक्ति उसी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी में आया है, तो कहीं न कहीं मुकाबला दिलचस्प है। भैया थोड़ा हमारे नजदीक आइए। चंपाई सोरेन कितना फैक्टर लगेगा आपके नजर? मनोज, आपकी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तब तक आप उसे ठीक करिए। हम एक बार बोकारो का रुख कर लेते हैं और वहां से सुरेंद्र हमारे संवाददाता है, उनका रुख करते हैं और वापस से बोकारो विधानसभा के हाल जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र, कई विषयों पर आपने लोगों से बातचीत की और जिन लोगों के साथ आप थे ये समझ पा रहे थे कि जनता जागरूक जरूर है, जनता विषयों को समझ रही है, मुद्दों को समझ रही है और किस तरीके से वोट के साथ अपना अगला विधायक चुनना है, ये जनता समझ पा रही है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार पब्लिक के बीच जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, जो समस्या है उनके पर खुलकर बोलने के काम कर रहे हैं जनता, और उनके क्षेत्र में जो काम हुआ उसे भी बताने के काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर ये सभी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम आज की बात करें तो बोकारो शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बिजली पानी की समस्या बनी रहती है। कई लोग तो सुबह 4:30 बजे उठकर पानी के लिए जाते हैं। वहीं अगर विस्थापित क्षेत्रों की हम बात करें तो अस्पताल नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और अच्छी शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो विस्थापित जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वह लोग वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर सुविधा ही नहीं मिली तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। बोकारो स्टील सिटी लौ नगरी कही जाती है, यहाँ
बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के बच्चे ही पढ़ पाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर पढ़ने बिल्कुल की सुरेंद्र, सोचे देखिए भी, जब तो शहरी स्कूल क्षेत्र की और ग्रामीण फीस क्षेत्र की आप बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्दे भी अलग हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाओं की बात करते रहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते रहते हैं। वहीं आप देखिए शहरी क्षेत्र में लोग यहाँ ये समझ पाते हैं कि निकाय चुनाव ही नहीं हुआ है, इस वजह से यह परेशानी है। मुद्दे दोनों क्षेत्रों में अलग हो जाती है, लेकिन विकास चाहिए जनता को। सीधे वहां से बातचीत करिए लोगों से और जानने की कोशिश करिए सुरेंद्र, क्या कहती है जनता। बिल्कुल, हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे बॉस जो इस बार चुनाव होने जा रहा है। भाई नो आइडिया, सॉरी। अंकल आप बताइए, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। क्या चुनाव हो, बढ़िया से हो, क्या दिक्कत है। क्या क्षेत्र में कोई समस्या है, कितना विकास हो पाया है। विकास हो रहा है देखिए रहे हैं, लेकिन जो है सब ठीक है। अब और क्या होना चाहिए। बहुत कुछ हम लोगों का रोड रास्ता तक आज तक नहीं बना है। लोग हैं कहाँ पे नहीं बना है। इनकम टैक्स से नीचे जो झोपड़ी है उधर भी नहीं बनाया लोग। और रही बात बिजली पानी का, भी हम लोग झारखंड सरकार को दिए लिख करके भाई हम लोग को भी लाइन दिया जाए। तो जनप्रतिनिधि तो आते होंगे चुनाव के समय में, क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि होगा, हुआ नहीं। इस बार क्या लग रहा है। एक बार बोले हैं करेंगे। बदलाव होगा झारखंड सरकार का, या आगे क्या होगा। बदलाव है, होगा ही। आप क्या कहिएगा बताइए, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे। विधायक को ही बनाना चाहिए। लेकिन क्या आपका कितना विकास हो पाया क्षेत्र में। बहुत हुआ है, ये सब रोड बना है, लाइट उट लगा है, नाली बना है। देखिए इनके हिसाब से विकास हुआ है। कुछ यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ महिला वोटर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एक चीज बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं। ये बिरयानी है, मान लीजिए महिलाओं के उद्देश्य क्या देखते हैं। अच्छा लग रहा है, अभी होने वाला है चुनाव, अच्छा करे बीजेपी आए। सुरेंद्र, क्योंकि आपने महिला से आप जुड़े हैं तो इनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका लाभ इन्हें मिल रहा है, क्योंकि अंतिम वक्त पर हमने मैया सम्मान योजना भी देखा है। उनसे जानने की कोशिश करिए सुरेंद्र। क्या लग रहा है जो महिला सम्मान योजना महिलाओं को कितना सही है। सही है। आप देखिए और लोग हैं, मैया सम्मान योजना मिल रहा है, क्या कहिए। गोगो दीदी, मेरा नहीं कुछ है। देखिए ये लोग जो है बचना चाह रही हैं, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा चुनावी मुद्दा। पब्लिक का डिमांड क्या रहेगा। पब्लिक महंगाई है, बेरोजगारी है, और दिवाली पर जो है से देख रहे हैं कि इतनी जो फुलझड़ियाँ और पटाखे हैं काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं, मिठाइयों का भी जो है से क्वालिटी पर भी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चुनाव में हमारे प्रतिनिधि जीतें, कम से कम इस क्वालिटी पर जो है विशेष ध्यान दें। क्वालिटी कंट्रोल करने की आवश्यकता अवश्य है, खास करके खाद्य सामग्री में भी और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी। जहाँ पर रहते हैं उस क्षेत्र की अगर हम बात करें, कितना डेवलपमेंट हो पाया, कितना काम बच गया है। नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है ज़रूर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जैसे सड़क भी है, या भी जो है से बिजली पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन हमारी कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक का जो भीड़ है, वो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो परेशानियाँ अवश्य है। गाड़ी घोड़ा की संख्या भी बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से जो रोड है वो संकीर्ण होता चला जा रहा है। इसके अलावा क्या है कि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हमारे एरिया में है। निश्चित रूप से आप इस रोड में भी देख रहे हैं कि सारे लोग जो है दुकान छोड़कर सड़क पर लगाए हुए रोड है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो इंक्रोचमेंट की समस्या को भी जो है से सॉल्व करने की आवश्यकता है, और तभी होगा जब अनुशासन बनेगा। अनुशासन, डर से अनुशासन होती है, और पब्लिक में जो है डर की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है। डर कौन बनाएगा। निश्चित रूप से जिनका हाथ में सत्ता होगा, सरकार होगा। अगर वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, डरेंगे नहीं लोग। मान रहे हैं कि अभी की सरकार में जो लोगों को डर नहीं है, या किसी को नहीं, मैं नहीं कहता कि डर नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। या तो प्रशासनिक पकड़ जो है कमजोर उनकी है, या वो कम पकड़ना चाहते नहीं है, या फिर ढील दिए हुए हैं। ये भी एक समस्या हो सकता है। तो उनकी अपनी अपनी बातें हैं बस।
तौर से इन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल बात कही है कि सुरेंद्र जो जागरूक प्रशासनिक मतदाता हैं ये और विषयों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इस बार वोट करनी है और विषय क्या कुछ रहेंगे। सरायकेला सीधे आपको लिए चलते हैं, बने रहिएगा सुरेंद्र आप हमारे साथ। सरायकेला से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख कर लेते हैं वापस से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, संभव है लोगों से बातचीत करिए और उनकी राय जानने की कोशिश करिए। देखिए, निश्चित तौर पे हम पूरा बात नहीं हो पाया था, हमें लगता है कि एक बार और इनसे बात करते हैं। चंपाई सोरेन के लोग को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर बीजेपी ने चंपाई सोरेन को बनाया है, जबकि गणेश महाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जबकि पहले बीजेपी में थे और 2 बार शिकस्त जो है यही चंपाई सोरेन इनको दिए थे, गणेश महाली को। इस बार पार्टी बदल गया है, कार्यकर्ता नेता वही है। देखिए, इस बार नेता तो चंपाई सोरेन जी आज से नहीं, वो तो कम से कम 7 बार का विधायक रह चुके हैं। और जिस समय मोदी जी का लहर था 2014 में, उस समय भी गणेश महाली उनके अगेंस्ट में खड़े थे और आज तक हमको नहीं लगता है कि वो कभी उनको शिकस्त दे पाए हैं। इसलिए उनके जैसा कदावर नेता अभी तक तो चंपाई सोरेन जी के जैसा अभी कोई भी कदावर नेता इस कोल्हान में नहीं है। तो उसका क्या असर पड़ेगा पूरे कोल्हान में, पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में पूरा असर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये चंपाई सोरेन 40 साल एक लंबा वक्त होता है किसी भी राजनीतिक करने वाले लोगों के लिए, नेता के लिए। 40 साल एक लंबे वक्त के बाद वो पार्टी दूसरी पार्टी में आए। पहली बार अगर सरायकेला से वो जीते थे तो निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब आप समझिए, उस व्यक्ति का अपना एक वजूद है, अपना एक कद है, अपनी पहचान है और लोगों के बीच लगातार पैठ बनाने वाले नेता है। पहली बार निर्दलीय लड़े, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से लड़े और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर गए। हमारे साथ और लोग हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए। एक चीज बताएं कि अभी इस बार क्या कहता है, यहाँ क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो क्या, बीजेपी को ही आना है और तो इसमें कोई चारा नहीं है। लेकिन यही है कि व्यवस्था जो है यहाँ पर, वो जैसे अभी शिबू सोरेन जो है वो दे रहे थे मैया योजना, ये सब लन फन। अब ये चीज को इस तरह का लागू रहे, अब बेरोजगारी को खत्म करे। लेकिन ये तो 100% है कि चंपाईदा को ही आना है। गोगो दीदी योजना बीजेपी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में किया है कि गोगो दीदी योजना दिसंबर से लागू करेंगे, सरकार नवंबर में बनेगी, दिसंबर से पहली प्राथमिकता इनकी। लेकिन ये भी बात है ना, गोगो दीदी योजना जो निकाले हैं ये भी तो निकाल दिया जेएमएम कि भाई हम 2500 रुपया देंगे हर महीना लेडीज को। तो इसका भी तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन 100% उम्मीद तो लग रहा है कि नहीं, चंपाईदा को ही यहाँ पर सब आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये मैया योजना है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो असर करेगा ही, क्योंकि आम लोग कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ही जरूर समझते हैं कि ये योजना 5 साल पहले अगर शुरू हुआ रहता, जब सरकार बनी थी, तो निश्चित तौर पे उसका असर जमीनी स्तर पर दिखता। लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव के वक्त में अगर उस योजना को चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि पहली प्राथमिकता होगी कि गोगो दीदी योजना को शुरू करना। अगर इनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले इस योजना को लागू ये लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को में तरह तरह की चर्चाएं तो चल ही रही है, लेकिन आम लोग ये मान रहे हैं कि चंपाई सोरेन एक मजबूत स्तंभ है और सरायकेला के लिए उस स्तंभ को हिलाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव है, जनता किस तरफ कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। जी बिल्कुल मनोज, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जमशेदपुर पूर्वी का वापस से एक बार रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार प्रभात भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहां जनता की राय जानने की कोशिश करें। प्रभात, मुझे लग रहा है आपके साथ भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करिए और उनकी राय जानने की कोशिश करिए। प्रभात। बिल्कुल सुष्मिता, मैं सीधे लोगों से ही जानने का, चुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है, किस तरीके विधानसभा क्षेत्र को पूर्वी विधानसभा को देखा जाए तो पूर्वी विधानसभा जिन्होंने भी काम किया है उसके लिए हम लोग वोट करते हैं। अभी तक ये इस पे बरसच है, पीछे सरयू राय की थी, इसके पहले तक भी भारतीय जनता पार्टी की ये सीट हुआ करती थी कंटिन्यू। इस बार देखिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो सिर्फ विकास के रहते हैं, भ्रष्टाचार रोकने के रहते हैं। जो भ्रष्टाचार करे उसको तो सीट से उतार देना चाहिए, विकास जो करे उसकी ओर जाना चाहिए। मेरी तो ये राय है। आप क्या सोच कर जाएंगे सर मतदान करने 13 तारीख को जब जाएंगे मतदान?
जो कार्य किया है उसके लिए मतदान करेंगे। और वर्तमान की सरकार तो ऐसा काम नहीं किया, देखते हैं भाजपा की ओर जाएंगे हम लोग। भाजपा की ओर आप क्या सोचते हैं? आप पूर्वी में रहते हैं, क्या मुद्दा रहेंगे जब इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यही मुद्दा है अभी फिलहाल तो। अब और रोजगार भी एक अहम मुद्दा है अभी के समय पर। तो झारखंड सरकार ने क्या रोजगार दिया है? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला है, ये तो खाली पैसे सिर्फ बात हो रही है, बस आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। केवल पैसे बांट रहे हैं, केवल पैसे बांट रहे हैं। किसी भी योजना के तहत लूट खसोट का दौर चल रहा है और कुछ नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं 1000 रुपए दे। तो महिलाओं को सम्मान देना तो किन महिलाओं को दे रहे हैं? उनकी कोई काउंटिंग चल रही है? सिर्फ गांव की ओर भागते हैं, देहात की ओर भागते हैं। शहर की ओर कहाँ उन्होंने गांव की मैया योजना चाहे कोई भी स्टॉल लगाया, किसी का विकास किया नहीं, बस सिर्फ गांव देहात इसको देखना। तो देहात से ही विकास नहीं होता ना, विकास तो सब जगह होता है, उसकी जरूरत सबको। बिल्कुल। देखिए, आप कैसे सोचते हैं सर, पूर्वी विधानसभा में को जो कई मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप मतदान करने? सर देखिए, पिछले 5 साल से सरकार ईटा गिट्टी बालू गिट्टी हर एक तरह का में बहुत समस्या है। जहां बालू हम लोग 12,000 15,000 में खरीद के घर बनाते थे, खाई हुआ। आज स्थिति ये है कि मिल भी नहीं रहा है, चोरी का बालू आ रहा है। आज गाड़ी मालिक परेशान है, चारों तरफ से परेशानी है। डॉक्टर अजय इस मुद्दे पे कहीं कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो मुद्दे से जनता को भटका रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे भटका रहे हैं। और जो मैया योजना की बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल का भी हिसाब जोड़ के दे दीजिए अगर आप इतना हितैषी हैं तो। वो सब में किसी में बात नहीं करना है इनको, बस किसी तरह उलूल जुलूल बकना है इन्हीं मुद्दों पर। चलिए प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए आपका। और हमारे साथ देखिए जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए थे, पूर्वी से सरायकेला से मनोज जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोकारो विधानसभा से हमारे साथ सुरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोगों की राय जानने के लिए कि लोग क्या कुछ इस बार स्थानीय लोग जो है किन मुद्दों के आधार पर वोट करते नजर आएंगे। राजधानी रांची का हाल बता रहे हैं हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता नौशाद जुड़ रहे हैं। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, देखिए जिस तरीके से तारीखों की घोषणा हुई और इसके साथ से ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी और राजनीतिक जितने भी नेता है, कार्यकर्ता है, पूरी ताकत झोंक चुके हैं अपने चुनाव को लेकर। लेकिन जनता क्या कुछ कहती है इस चुनाव को लेकर? देखिए सुष्मिता, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं वो बिरसा चौक है, राजधानी का प्रमुख जगह है जी। एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो इस बिरसा चौक पर जो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है वहां पर मालार्पण करते हैं। काफी प्रमुख जगह है यहाँ पर। आप मेरे पीछे भी आप देख रही हैं कि बाजारी दीपावली की बाजार पूरी तरह सजी हुई है। लेकिन इस दीपावली के आबो हवा में चुनावी हवा भी चल रही है। हमारे आप पीछे कुछ लोग देख रहे हैं जो शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन जो हवा है वो यहाँ चुनावी है। हटिया विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख जगह है। यहाँ पर पूरे नेताओं का जमावड़ा लगता है, वो केंद्र के बड़े बड़े मंत्री हों या फिर स्थानीय जनसेवक हो, विधायक हो। सबसे पहले भैया के पास, भैया क्या यहाँ पर दीपावली के साथ साथ क्या चुनावी माहौल है? दीपावली के माहौल में तो बाजार जगमग कर रहा है, लोगों की भीड़, अपार भीड़ है और चुनाव का भी माहौल है। तो चुनाव के माहौल में मैं लोगों से ही जागरूकता पैदा करना चाहता हूं कि वो सोच समझ के अपना वोट डालें। जो कैंडिडेट अच्छा है, काम करते हैं, उनको वोट दें, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं, महिला भी जागरूक हैं और बच्चे जो 18 साल से ऊपर हो गए वो भी जागरूक हैं, प्लस यहाँ के लोग जागरूक हैं, स्टूडेंट जागरूक हैं, सब जागरूक हैं। अपना वोट सोच समझ कर ही डालेंगे, इसलिए कि उन्हें अच्छा कैंडिडेट चाहिए, अच्छा काम करने वाला चाहिए जो उनके बेरोजगार को दूर कर सके। इस तरह का माहौल यहाँ पर है। काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है बिरसा चौक में और मैं सभी से कहूँगा कि घर से निकल के 13 तारीख को हमारे यहाँ वोट का ये है, 13 तारीख को निकल के अपना वोट का प्रयोग अवश्य करें। आग्रह है कि आप अवश्य जाएं, वोट का अवश्य वोट डालें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस चुनावी महापर्व में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। एक और बात करना चाहूँगा आपसे कि हटिया विधानसभा जो है, यहाँ जो पुरुषों की जो संख्या है मतदाताओं की, उससे ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। जाहिर सी बात है
एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी भी बस काफ़ी संख्या में है। इसके अलावा इस इलाके में कई से प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर जैसे विधानसभा यहाँ पर है, हाईकोर्ट भी इसी क्षेत्र में है। जाहिर सी बात है प्रमुख स्थान है। ये बताइए, इस बार दीपावली तो आप मना रहे हैं, कुछ दिन बाद इससे भी बड़ा पर्व आने वाला है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, उसमें कैसा मूड है? मूड तो इस बार सर अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार तो कुछ काम की है, लेकिन अधूरा जो भी है हम लोग अपेक्षा रखते हैं अगर दूसरा भी अगर सरकार आए तो वो पूर्णतः उस विकास को निरंतर गति आगे बढ़ाए, यही अपेक्षा हम लोग रखते हैं। अभी जैसे जितना विकास हुआ है उससे हम लोग और आगे विकास के लिए ये करते हैं। पिछले बार जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे उनके कार्यकाल से कैसा है, क्या विकास हुआ, कुछ बचा हुआ है, या फिर किस मुद्दों को लेकर हम लोग इस बार वोट करेंगे? सर इस बार ज़्यादातर मुद्दा है थोड़ा बहुत क्या है ना, सरकार तो कुछ बेरोजगारी का जो भी रहेगा, उसके अलावा जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है वो है मेन, तो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मेन है। उसके अलावा आपको ट्रैफिक जो भी सुविधा हो, नगर यहाँ शहर में रहने वाले के लिए हम लोग के लिए यही अपेक्षा है ये ट्रैफिक व्यवस्था हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ आम जनता है, इनका कहना है कि यहाँ सबसे बड़ा जो नासूर बना हुआ है वो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ 365 दिन जाम लगा रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। और ये स्थिति है कि रोड हालांकि चौड़ी जरूर है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल नौशाद, लोगों से आपने बातचीत की और लोग इस बार जो है वो जागरूक है, विषयों को समझ रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ इस बार वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि लोग इस बार किन स्थानीय मुद्दों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।